नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये पिछले 2 एपिसोडों के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम को ये समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि जो ये कांग्रेस है या कांग्रेस की उपज जो है जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी है, वो मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर अब तक कितना झूठी वो झूठ ही सब बोलते रहे हैं। और आज जो ये राहुल गांधी और जेएनपीसी के अन्य नेता, उसके प्रवक्ता जो झूठी बोलते हैं, तो ये उसी परंपरा का उसी परंपरा का तारतम्य है जो कि हमेशा झूठी बोलते रहे हैं। और भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन है कि आप इसको बस यूं मान लीजिए कि यह देश के लिए अभिशाप तो है ही, अभिशाप कई मायनों में है। एक तो देश को तोड़ने वाली सबसे घातक सांप्रदायिक भी है, सबसे घातक जातिवादी भी है और देश को तोड़ने वाले। और देश को अंग्रेजों ने तो अपनी नीति चलाने के लिए हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ा था। इसने हिंदू मुसलमान तो खैर है ही और उसके आगे बढ़ गए, जातिवाद को इसी ने बढ़ावा दिया और भाषावाद को इसी ने बढ़ावा दिया। भाषा के आधार पर भाषा आधारित प्रांत बनवा करके प्रांतिक कट्टरता के जरिए और देश को कमजोर किया। और फिर जो है जिला जिला, गांव गांव, यहाँ तक कि परिवार में पति पत्नी में भेद विभेद की जो ये इसकी साजिश है। हमारे भारतीय समाज या इंडियन या भारतीय बॉडी पॉलिटिक को इसने बांट करके तार किया है। और इसी के ज़माने में कम से कम 700 से लेकर 800 सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों की जांच भी नहीं हुई। और जांच इसलिए नहीं हुई कि यदि जांच होती तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी जेएनपीसी के ही जो है वो एजेंट जो कि जो उपद्रवी एजेंट और हिंसक एजेंट जो है इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को करवाते रहे तो जांच भी नहीं हुई और लाखों लोग मारे गए। और जो भारत विभाजन का इतनी बड़ी त्रासदी जो है
और इसी की देन है। और सन 84 में जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल है, ये उसी की देन है। तो तमाम कत्लो गारत कराने वाली ये संगठन है। और देश को लूटना, बेतहाशा लूटना, और इसकी लूट का अंदाज शायद हमारे भारतीय भाई बहनों को नहीं होगा। आप इतिहास में जाइए और देखिए कि जितना अब तक जितने लूटने वाले आक्रांता आए हैं, और जो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सब आक्रांता हैं लूटने वाले। देखिए, अब जब आक्रांता की बात हो रही है, ये आक्रांता के शब्द को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये लूटने वाले भारत को लूटे और चले गए अपने देश। लेकिन एक मानसिकता और काम कर रही है कि हमारे जो मुगल आए और वो यहीं पर रह गए। मुगल ही नहीं बल्कि और सल्तनत वाले भी हैं। आपके लोधी वंश है, शारकी वंश है, खिलजी वंश है, चाहे जो भी रहे, तो और मुगल वंश है। इनको भी जो है एक मानसिकता इनको आक्रांता कहती है। तो भारतीय जनता के दल ने बताया है कि ये आक्रांता कहने वाले भी जो नेहरू की जो गद्दारियां हैं देश के खिलाफ, उन गद्दारियों के पापों को छुपाने की ये जो मानसिकता है वो उसने सुपारी ले रखी है। फिर से इसको जानिए। नेहरू की गद्दारियों के विषय में जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय अवाम ताकत दल के अलावा कोई भी संगठन जो है इस तरह से उसकी गद्दारियों को प्रकाश में, लाइट में, अपने जनमानस के आगे, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के आगे आज तक कोई लाया नहीं है। तो और वो आप हिस्टोरिकल पैनोरामा यानी ऐतिहासिक परिदृश्य में देखिए, तो इसके समतुल्य, इसकी तरह से कोई भी पूरे इतिहास में गद्दार और देश का दुश्मन, भारत का दुश्मन नहीं रहा है। इस नेहरू की गद्दारियों को ढकने के लिए तमाम तरह की जो है वो गिरोह, तमाम तरह के संगठन और तमाम तरह की एजेंसियां जो है अपने भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न क्षमताओं में और भिन्न भिन्न तरीकों से ये ढकती है। उन्हीं में से एक मानसिकता है कि इनकी ओर, माने नेहरू की गद्दारियों की ओर कोई ध्यान न दे, तो एक थ्योरी ये चलाई जाती है आक्रांता वाली, और खास करके मुगलों को आक्रांता कहने। और जबकि मुगल का इतिहास ये सभी जानते हैं कि मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर ने हमारी जो प्रथम और प्रमुख आज़ादी की जो क्रांति थी 1857 वाली, उसका उन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उसका नेतृत्व किया था। और जब वो रंगून और अंग्रेजों ने उनको बागी मान लिया, और अंग्रेज वैसे 1857 की हमारी जो आज़ादी की क्रांति थे, अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज इसको बगावत बोलती है। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि हमारे क्रांतिकारियों ने इनको अपना नेता बना लिया, और इनका जबकि स्वास्थ्य गवाही नहीं कर रहा था,
तब भी उस आज़ादी की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल सहर्ष तैयार हो गए, और अंग्रेजों ने भी इनको बागी मान लिया, और इनको बागी मानते हुए वो रंगून की जेलों में बंद कर दिया, और जहां पर इनका देहांत हो गया। और इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी कि हमको इस बात का बहुत दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई। तो अपनी जमीन से उनका एक ही तात्पर्य था, भारत की मिट्टी। ये सभी को जानना जरूरी है। ऐसे लोगों को ये एक मानसिकता जो काम कर रही है कि ऐसे लोगों को जो है वो आक्रांता बोलती रहती है, और वो औरंगजेब आक्रांता बोलने वालों से जब भी आप बिल्कुल ठीक से बहस करिए तो उनके रचित तर्क में कोई सामग्री आपको वो नहीं दिखेगी, कोई मटेरियल नहीं दिखेगा, कोई ढंग का कोई वो तर्क नहीं दिखेगा। सब रचित एक और फैब्रिकेटेड और कनकॉक्टेड उनका तर्क होता है। क्या मंदिर तोड़ा फराने ढिकाने। खैर अब इस विषय पर हम नहीं जाएंगे। और लेकिन ये आक्रांता यानी मुगल सल्तनत को, मुगल वंशावली को, या उसी तरह को आक्रांता बोलने का जो एक मुहिम है या मानसिकता है, वह सिर्फ इसको समझ लेने की आवश्यकता है कि वह जो है नेहरू की गद्दारियों को छुपाने की जो उसने सुपारी ले रखी है, उसने जिम्मेदारी ले रखी है, उसने ठेकेदारी ले रखी है। इसलिए नेहरू की गद्दारियों को देश को जानना बहुत जरूरी है। नेहरू की गद्दारियों को छुपाने की सुपारी आक्रांता बोल करके सिर्फ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से ही नहीं है। ऐसी ही सुपारी वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी, जितने भी प्रवक्ता आते हैं और जितने भी उनका बौद्धिक वर्ग है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, वह भी नेहरू की गद्दारियों को छुपाने का उसने सुपारी ले रखी है, जिम्मेदारी ले रखी है और ठेकेदारी ले रखी है। तो चारों ओर से, तो इसलिए ये संदर्भ आ गया आक्रांता वाला। तो आक्रांता मैंने शेरशाह सूरी को भी, लोधी वंश को भी और तुगलक वंश को भी इसी तरह से और मुगल वंश इत्यादि को आक्रांता कहने का मतलब है, जो ये मुहिम चला रहे हैं, वो नेहरू जैसे इतने खतरनाक देश के दुश्मन, खतरनाक देश का गद्दार की गद्दारियों को ढकने का इस मानसिकता ने वो सुपारी ले रखी है, जिम्मेदारी ले रखी है और ठेकेदारी ले रखी है। तो इनको इसी रूप में पहचाने जाने की आवश्यकता है। तो बात हो रही थी आक्रांता की या लूटने वाले की। तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 या 8वीं शताब्दी में या 712 के आसपास आया था, और 900 के आसपास भी आया था मोहम्मद गजनी। इसके बाद मोहम्मद गोरी, और इसके बाद जो है शक आए, हुड़ आए, वो भी लूट करके चले गए। नादिर शाह आया ईरान से, वो यहीं पर वो मुगल बादशाह थे, मोहम्मद शाह, वो इतना निकम्मा किस्म का था। वो मुगल बादशाह की उसी की उपस्थिति में ये जो दिल्ली में जो चांदनी चौक में कुछ झगड़ा हुआ और कितना यानी कत्लो गरद हुआ, और वो बेतहाशा लूट करके ले गया वो नादिर शाह ईरान का। और साथ जो तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन या वो पीकॉक थ्रोन कहते हैं, वो भी ले गया था। तो नादिर शाह, इसके बाद अंग्रेज जो है वो बेतहाशा लूटे हैं इस देश को।
इतने सारे जो माने आक्रांताओं के या लूटने वालों की लूट को यदि जोड़ दिया जाए और उसमें मुद्रास्फीति माने वो इन्फ्लेशन फैक्टर, मुद्रास्फीति कारक भी उसका भी लेखा जोखा या अकाउंट फाइल कर लिया जाए, उस राशि का हजारों करोड़ों गुना इस जेएनपीसी ने, ये जो कुनबा है जेएनपीसी का, इसने इस देश को लूटा है। ये सभी देशवासियों को जानना चाहिए। देखिए इस विषय में अक्सर ये जो है समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा बोल देते हैं कि ये बीजेपी और ये जेएनपीसी यानी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा बात नहीं है। ये इतना जरूर है कि ये बीजेपी वाले, जनसंघ वाले इस नेहरू खानदान को हमेशा बचाते रहे हैं। ये इनकी एक साजिश है और इसी साजिश को जानने की जरूरत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह बीजेपी या जनसंघ जो है इसे जेएनपीसी की तरह लुटेरी है, जेएनपीसी की तरह वो देश को बांटने वाली है। तो इस तरह से तुलना ठीक नहीं है। और इसीलिए तो जेएनपीसी का मन वो बढ़ जाता है। तमाम ये झूठ बोलने वाले जो ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा बोल देते हैं कि वो ये कांग्रेस और बीजेपी जो है एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो तुरंत जो है जो जेएनपीसी के लूटने का जो पाप है और इतनी बड़ी राशि में जो उसने लूटा और विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है, वो पाप उसका जो है छुप जाता है। और यही नहीं, अब अच्छा, और जो ये बीजेपी की जो है या जनसंघ का तो देने, लेकिन बीजेपी जो है जेएनपीसी को बचाती ही नहीं सिर्फ है, उसके मैंने जेएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन को भी बचाती है। ये इसकी गद्दारी है और ये इसका देशद्रोह है। और खैर और उसके साथ जो जिस तरह से मैंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है जेएनपीसी करके सत्ता में बैठी थी, हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा के धमका करे और उनको जो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके और सत्ता का सुख भोगा, उसी पैटर्न पर, उसी रास्ते पर ये बीजेपी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा के धमका करके उनसे वोट लेने की साजिश कर रही। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन लूट की बात और यदि समानता कर दी जाएगी तो जो कि किया भी जाता है, तो जेएनपीसी के मैंने इतनी बड़ी डकैत, इतनी बड़ी लुटेरी के पाप को ढकने की भी एक साजिश हो सकती है। तो बात हो रही थी कि इतना इसने लूटा है और देश की जेएनपीसी ने, और जेएनपीसी ने हमारे देश की सभी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, मतलब कि जैसे संसद है, संसद के ही अधीन काम करती है, ये वो कार्यपालिका, हालांकि संविधान में तो दिया है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन उसी संसद का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सरकार वो बनाता है। तो दोनों पर कब्जा, कार्यपालिका पर भी और विधायिका पर। और रही आपकी जो न्यायपालिका है या जुडिशियरी है, इसमें अपने समर्थक या अपने एजेंट वो भर दिया उसमें। और बाकी जो संस्थाएं हैं, आपका चुनाव आयोग मान लीजिए, सीबीआई है, ईडी है, आईबी है, इसको पूरा बंधक बनाना, यानी पूरे सिस्टम को बंधक बना करके अपने निस्वार्थ में इसका इस्तेमाल किया। तो और इस कदर इस्तेमाल किया
और दुरुपयोग किया कि वह आम जनता के लिए लायक नहीं बची। तो आज जो है, जो सुप्रीम कोर्ट और ये चुनाव आयोग वगैरह जो जनता के लिए यानी लायक नहीं बचे हैं, उसका मुख्य कारण है यही जेएनपीसी नहीं, उसका इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये जो झूठ बोलने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, खास करके जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस के लोग, सपा के लोग, वामपंथी के लोग, सपा और जो है बसपा के लोग, टीएमसी के लोग, वो चूंकि ये झूठ बोलने वाली मंडली ही है, तो कहते हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दिया, इसने संविधान की हत्या कर दिया है। कुछ नहीं, जितना संविधान की हत्या जो है इसे जेएनपीसी ने किया हुआ है। और वास्तव में मैं यदि इसको विस्तार से बताया जाए या मैं बताऊं तो कई एपिसोड भी खर्च हो जाएंगे, तब भी जो वो कम पड़ेगा। तो संविधान की हत्या करने वाली और लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये जेएनपीसी रही है, और आज वो उल्टे जो है वो इनको कर रही है, बीजेपी को। अब बीजेपी और आरएसएस वाले तो यही हैं कि जो जितने भी पाप इसने किया है जेएनपीसी ने, वो सारे आरोप वो लगाती है इसके ऊपर, मैंने बीजेपी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर, और ये दोनों सहर्ष उसको स्वीकार करके उसको, और ये भी एक तरीका है, सर उसको स्वीकार करके उसके पापों को धुलने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हुआ है। तो बात चली थी कि ये झूठ बोलने की आदत जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको इन सबों ने राष्ट्रपिता बनवाया, अहिंसा का पुजारी बनवाया, सत्य का पुजारी बनवाया, और हर स्कूल में, हर पाठशाला में, हर चौराहे पर इसको स्थापित किया, और विश्व स्तर पर भी इस झूठ बोलने वाला, और ये झूठ बोलने वाला ही नहीं, देश का बहुत खतरनाक गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो उसी बात को लेकर के थोड़ा ये परिचय कराना जरूरी है कि ये समाजवादी पार्टी, जो कि कोरोना पीरियड में दिखती तक नहीं थी, आज जब कोरोना खत्म हो गया तो अब शेर बन गई है। अब गिना रहे कि कितनी लाशें फलाने ठिकाने। खैर, इस विषय पर यदि हम वो चर्चा को घुमा देंगे तो फिर जो मुख्य विषय वो भटक जाएगा। लेकिन कितना झूठी है ये समाजवादी पार्टी और घटिया किस्म की, उसकी एक वानगी आप लोग लीजिए। यह पिछले एपिसोडों में भी बताया गया था कि अखिलेश यादव जो है वो कितना झूठा है, उसके विषय में बताया गया था। उसको फिर से सुनिए कि जब ये 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री था, तो एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से पत्रकार थे, और शायद मुरादाबाद के आसपास के रहने वाले थे। तो उनकी हत्या हो गई, और वो बहुत कुछ लिखा करते, तो उनकी हत्या हो गई। जब उनकी हत्या हो गई तो ये अखिलेश यादव महोदय यूपी पुलिस से कहलवाते रहे कि वो उनकी हत्या नहीं हुई है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये झूठ बुलवाते रहे बराबर, लेकिन वो बात जो है दबी नहीं, और यूपी पुलिस के संभाले वो संभली नहीं। तब ये अखिलेश यादव महोदय बतौर मुख्यमंत्री उस जो है जिस पत्रकार की हत्या हुई थी, और वो पत्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते थे, तो उस पत्रकार के परिवार के पास गए, और उस परिवार को इन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 30 लाख रुपए का चेक का एक वो रिश्वत दिया, और उनके परिवार से एक आदमी को नौकरी देने का आश्वासन का भी रिश्वत दिया। दो रिश्वत दिया।
एक तो 30 लाख रुपए के चेक का रिश्वत, दूसरा जो है एक आदमी मैंने एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के आश्वासन का रिश्वत देने के बाद तब उस परिवार से कहलवाया कि हमको समाजवादी पार्टी की सरकार या अखिलेश की सरकार पर पूरा विश्वास है, हमको पुलिस के द्वारा की जाने वाली जांच पर भी पूरा भरोसा है, और हमको कोई और यानी पुलिस के द्वारा की जा रही जांच के अलावा और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। ये दो वक्तव्य उसे दिलवा लिया है। फिर से मैं इसको कह दे रहा हूँ कि उसने उस परिवार से जब मैंने ये रिश्वत देने के बाद कहलवाया कि हमको जो है वो समाजवादी पार्टी या अखिलेश की सरकार पर पूरा विश्वास है, और हमको यूपी पुलिस के द्वारा जो है किए जाने वाले जांच पर पूरा भरोसा है, और हमको किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। ये दो वक्तव्य दिलाने के बाद जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, तब ये अखिलेश महोदय बतौर मुख्यमंत्री वहीं पर कह रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जरा देखिए कितना सफेद वो झूठ बोलने वाला है। और इन्होंने कोई पुल बनाया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक पुल बनाया और वो पुल गिर गया। जब वो पुल गिर गया तो सुनने में यह आ रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो पुल इसलिए गिर गया कि उसका जो पाया था या वो उसका मैंने पाया था, उस पाए के नीचे जो है योगी जी जो है जाकर के वो जमीन खोद करके उसको धंसा दिए, इसलिए जो है वो पुल गिर गया। मतलब कि किस तरह से झूठ को ये रचते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये जो है उसका नमूना। और एक झूठ और सुन लीजिए, हालांकि देखिए ये जितने भी चीजें बताई जा रही हैं वो नमूने के तौर पर, जब भी काफी संभावना है कि जब भी ये सामना होगा तो ये उसको इनकार भी कर सकते हैं, चूंकि जो आदमी झूठी बोल रहा है तो कभी भी वो कभी भी कन्फ्रंट करने पर, सामना पड़ने पर इनकार कर सकते हैं कि कौन किसने कहा, हमने तो नहीं कहा। लेकिन इन नमूनों से इनकी फितरत को पहचाना हर एक भारतीय भाई बहन को जानना बहुत जरूरी है कि कितना सब झूठ बोलते हैं। तो जब ये भारतीय जनता के दल इस तरह से मैंने गांधी की किनकी मोहनदास करमचंद गांधी की और नेहरू की गद्दारियों के विषय में मैं अभी जो बता रहा है, तो जिसको कि ये जानते हुए भी कभी कहते नहीं है, और कहते तो हैं किसी मौके पर कहते हैं फिर उसको ढक देते हैं। तो जब ये बताया जा रहा है और ये भी सामने आ रहा है कि भाई कि ये जनता में ये जानकारी फैल रही है, तो समाजवादी पार्टी के लोग जो भारतीय जनता के दल से बात करने आते हैं और जो उनके सिखाए पढ़ाए जैसे भी हो, वो कहते हैं कि भाई जब ये न्यू को ही हिला देंगे तो पूछा गया कि कौन सी न्यू, तो उनका लोकतंत्र की न्यू। अब उनकी समझ पर भी वो तरस आता है, और यदि समझ यही है कि ये जेएनपीसी या नेहरू ही जो है लोकतंत्र है, तो इससे बड़ा कोई झूठ यानी वो हो नहीं सकता। यह नेहरू जो है देश का सबसे बड़ा गद्दार और दुश्मन तो खैर था ही, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक। यदि कोई नेहरू को लोकतंत्र कहता है सबसे बड़ा कलंक,
तो नेहरू को यानी नेहरू को लोकतंत्र कहना भी जो है वो दिखाता है कि कितने बड़े झूठ की रचना जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो आ जाइए कि जो 1940 के मतलब जो यानी जो भारत, देखिए जब से ये भारतीय आवाम ताकत दल भारत के विभाजन की बात यूट्यूब के माध्यम से, हालांकि यह इससे कितना प्रभावकारी ढंग से जनता में फैल रहा है ये देखने वाली बात है, लेकिन फैल रहा है, लोगों में जानकारी हो रही है। तो पाकिस्तान का बनना और देश का बंटना, तो इसके विषय में जानकारी वो दे रहा है कि इसके पीछे दो ही जो है किरदार हैं, दो ही अपराधी हैं और बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। इसी की जानकारी ये भारतीय जनता दल दे रहा है। तो पिछले एपिसोडों में बताया गया था कि जो सब ये फैलाए हुए थे कि अंग्रेज यहाँ से भागने को मजबूर हुए, वह गांधी के 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा या उनकी अहिंसावादी जो है वो उनके अभियान से, बिल्कुल झूठ। 1942 का आंदोलन इसने शुरू किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता हो गई थी बाहर जो है, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था, जो वो काफी लोकप्रिय हो गए थे, काफी और ये धारणा भी बन गई थी उस समय 1941 के आसपास कि आजाद हिंद फौज बन गई है और वही जो है और वही फौज हमारे इस देश को आजाद कराएगी। तो उसी के उनकी लोकप्रियता का सामना करने के लिए इसने जो है एक जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक वो 1942 वाला भारत छोड़ो का आंदोलन के नाम पर उसने एक वो रचना की और उसका हसर भी वही हुआ कि वह 1942 वाला आंदोलन, वो 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन कुछ ही दिनों में वो फ्लॉप हो गया और लोग अच्छा जब जेलों में बंद हो गए, इसके बाद वो अपने घाव को सहलाने लगे, लोग घरों में आराम करने लगे। और इसी बात को गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भी किसी मौके पर इसको कबूल किया है। कहा कि हमारे लोग जो है अब आंदोलन करने की स्थिति में नहीं थे, लोग थक चुके थे। ये बोला ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भी कबूल किया है। तो वो जो है जो 1942 का इसने दिखावे वाला भारत छोड़ो आंदोलन, खास करके कब वो तो ये मोहनदास करमचंद गांधी तो अहिंसा का पुजारी है, लेकिन कह रहा है डू और डाई, करो या मरो। तो मरना भी एक हिंसा है। तो लेकिन खैर जिस नियत से इसने उसको शुरू किया था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसी तरह से वो फ्लॉप हो गया। तो और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, तो आजाद हिंद फौज जो अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए, माने इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए 60,000 में से 26,000 या 28,000 हमारे सैनिक जो है शहीद हो गए थे, हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत और कुर्बानी की प्रेरणा से मैंने ब्रिटिश की जो फौज है, खास करके रॉयल इंडियन नेवी रिन में और फिर इसके बाद थल सेना या आर्मी में और एयरफोर्स वगैरह में
उसकी सुगबुगाहट जो है बगावत की शुरू हो गई थी। ये था मुख्य कारण जो है अंग्रेजों का भारत से छोड़ने का, जिसको कि ये एनपीसी के जितने भी चमचे हैं जो झूठ बोल करके कहते हैं कि गांधी के 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन और उनके अहिंसा की बदौलत, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तो और उसी संदर्भ में ये भी बताया गया है, और ये सारे तथ्य जो छुपाए गए, इसने जो फौज खड़ी हुई है, देखिए इस फौज के विषय में सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जानना बहुत जरूरी है। ये साजिश सब इसलिए किए थे कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद आजम भगत सिंह हो गए, और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती इत्यादि लोगों की लोकप्रियता जनता में न है। ये लोग लोकप्रिय न होना पाए, और सबसे बड़ी बात देशभक्ति न है। जिस वक्त देशभक्ति लोगों में आ जाएगी तो इन गद्दारों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इन देश के गद्दारों को मालूम था, तो इसलिए हमेशा इनको, यानी जो फौज थी, फौज किसकी थी? एनपीसी के। और किस तरह की फौज थी? चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, और लुटियन और खान मार्केट गिरोह। ये जो फौज थी, तो ये पूरे एनपीसी के पापों को, और खास करके विशेष करके गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को और देश विरोधी उनके कारनामों को छुपाने और झूठी महिमा मंडन करके हमारे इन अमर शहीदों को हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखने का, और पृष्ठभूमि में क्यों रखने का कि यदि ये जनता में लोकप्रिय हो गए, इनकी कुर्बानी, शहादत, बलिदान की बातें जो है लोगों में माने काफी वो स्वीकार्य हो गई, लोकप्रिय हो गए, तो लोगों में देशभक्ति आएगी, राष्ट्रभक्ति आएगी, अवाम परस्ती आएगी। और जब ये सब बातें आएंगी तो इन गद्दारों को पहचानना आसान हो जाएगा, और तुरंत इनका खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमारे इन अमर शहीदों को हमेशा पृष्ठभूमि में रखने का, और उसके कई उदाहरण हैं। हमारे इन जो है शहीद आजम भगत सिंह को, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को, अमर शहीद अशफाकुल्ला को, ये सब क्या इतिहास में क्या लिखवाते हैं? क्रांतिकारी, आतंकवादी। ये भाषा तो अंग्रेजों की थी। तो खैर, तो मैंने पहली बार पाकिस्तान का जो मांग उठी, वैसे तो पाकिस्तान बनने की नींव इसी कांग्रेस ने 1909 में ही जो है इंडियन काउंसिल एक्ट को स्वीकार करके उसकी नींव रख दी है। ये सभी भारतीय भाई बहनों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि इसी कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की नींव 1909 में ही रख दी थी, जब उसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को स्वीकार कर लिया था। और 1909 का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल, तो अलग से उनके लिए मतदाता मंडल को मानना ही पाकिस्तान की नींव रख देना था, जो कि कांग्रेस ने किया 1909 में। और तो लेकिन खुले रूप में जो पहली बार जो पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 1940 में। और वो क्यों उठी थी? वो जो पिछले एपिसोड में बताया गया है कि जो प्रांतीय सरकार बनी थी, कब? 1936 में।
1936 में जब वो प्रांतीय सरकार बनी तो उसमें हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो कांग्रेसी थे, वो अच्छे मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय जो है अब वो अपने पास रख लिए, और जो है वह यानी मलाई विहीन या बगैर मलाई वाला और बिल्कुल महत्वहीन और किसी काम के सारे विभाग मंत्रालय जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आने वाले कांग्रेसियों को दे दिया। और तब वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के मतलब जिसको आप मुसलमान कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल तो वो मुसलमान कहना छोड़ भी दिया है, और सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कह रहा है कि इस तरह की बात वो छोड़ना ही होगा, और उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही कहना होगा। तो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो कांग्रेसी थे, इस मैंने वो जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कांग्रेसियों के इस व्यवहार से बहुत वो चौकन्ने हो गए, सहम गए, और वो सहम इस रूप में गए कि अभी मतलब 1936 में, जबकि पूरा अंग्रेजों की व्यवस्था थी, उन्हीं का शासन था, और इस स्थिति में जब ये व्यवहार हो रहा है, तो जिस वक्त अंग्रेज चले जाएंगे और सब कुछ इन्हीं का होगा, तो ये हमारा क्या हश्र करेंगे, क्या हाल करेंगे, ये सोच करके बिल्कुल सहम गए, उनको नीचे की जमीन खिसक गई। और तब उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना खुद का इंतजाम चाहिए। ये वजह है पाकिस्तान के बनने की। तो पाकिस्तान बनने की जड़ में भी यही कांग्रेस है, ये देश को जानना चाहिए। और इसीलिए 1936 के 4 साल बाद मतलब 1940 में पाकिस्तान की बात खुले रूप में पहली बार उसकी मांग उठती है। तो जब से वो पाकिस्तान की बात उठती है 1940 में, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बार बार ये कहता रहा कि पाकिस्तान ये बनता है तो वो मेरी लाश पर बनेगा। बार बार सैकड़ों बार बोला है, ये झूठ बोला। देखिए ये झूठ तो देखने की जरूरत है। पाकिस्तान की जब घोषणा हुई जो 1940 में, तब से ये गद्दार मोहनदास गद्दार उसको बोला जाए। सवाल इस बात का है कि गद्दार तो कहना ही पड़ेगा। देश के विभाजन की जो त्रासदी है, जो देश ने झेला है, जिसको कि इन सबों ने नाम दिया है आजादी का, उसकी सच्चाई देश को उसकी सच्चाई को देश को जानने का पूरा हक है। मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, एक बात बिल्कुल गौर से सुनिए। इस तरह की तथ्य तो जो है विभिन्न रूपों में विभिन्न तमाम इस तरह की जो वो चर्चाएं चल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जिस तरह की चर्चाएं चल दी हैं, और तरह तरह के प्रवक्ता यूट्यूबर इस पर अपना जो है कुछ तो अपना कंधा साफ करने के लिए, कुछ जो है इसको और कंफ्यूज करने के लिए वो शुरू कर दिए हैं। और जहां तक मेरा विश्वास है, और अभी यकीन मानिए, भारतीय अवाम ताकत दल के अलावा जितने भी यूट्यूबर हैं सोशल मीडिया पर इन विभाजन को लेकर के, और खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के विषय में कुछ तथ्य तो रखते हैं, लेकिन कभी ये गद्दार नहीं कहते। ये उन वक्ताओं के और उन यूट्यूबर्स का जो कि विभाजन के विषय में कुछ वो बोलना चाहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, उनकी सबसे बड़ी देश के खिलाफ गद्दारी है। और किस मामले में, इसको समझने के लिए एक किस्सा
आप लोगों के सामने वो रखा जाता है। हालांकि उसमें काफी विनोद है, प्रहसन है, लेकिन उससे उससे उसमें एक बहुत बड़ी सीख है। सीख ये है कि जब ये जब ये वो जमींदारी खत्म हो गई और अंग्रेज चले गए, यानी जो 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 रियासतें थी वो समाप्त हो रही थी, तो राजाओं के ठाट बाट जो है वो समाप्त हो रहे थे। तो एक किस्सा है, हमने कहते कि ये घटना है, लेकिन किस्से का उसकी मॉरल टीचिंग क्या हो सकती है वो हम आपको बताएंगे। तो उस राजा के पास एक हाथी थी, और तो तब जब उनकी रियासत जा रही थी और जो उनकी राजशाही ठाट बाट में कमी आ रही थी, तो वो हाथी वो कैसे पालते? तो किसी ने उनको सलाह दिया कि साहब जो है आप जो आपके अधीन जो गांव है तो किसी गांव को आप दे दीजिए, इस हाथी को आप दे दीजिए। तो गांव वालों को बुलाया, उस राजा ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि भाई ये हाथी ले जाओ, इसको पालो पोसो, और कोई ये नहीं कहेगा कि यह हाथी मर गया, कोई ये नहीं कहेगा कि हाथी मर गया। और यदि किसी ने कह दिया कि हाथी मर गया, मैं पूरे गांव को फुकवा दूंगा। अब देखिए, जो हाथी वो राजा के जिस हाथी को राजा पाल नहीं सकते थे, वो भला यानी गांव वाले यानी कब तक उसका खर्च उठाते? मजबूरी में तो ले गए थे, दो चार दिन उसको खिलाया पिलाया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके यानी दो चार दिन के बाद वो हाथी मर गई। और किस तरह से उसके शव को, डेड बॉडी को उसको डिस्पोज किया, गड्ढे खोदे, सब कुछ किया। इतनी तो तकलीफ उठाया गांव वालों ने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह कौन कहने जाए उस राजा से कि ये हाथी मर गया, इसलिए कि यह समाचार पाते ही जो है वो राजा जो है उस गांव को फुकवा देंगे। तो उस गांव को बड़ी चिंता हो गई कि भाई अब ये समस्या कि कौन कहने जाए उसको, उस राजा को कि भाई वो हाथी मर गया, वरना तो जो है वो गांव को फुकवा देंगे वो। तो एक नव युवक था, तो उनका कि भाई ये बात करने में बड़ा होशियार है और इसी को भेजिए। तो वो गया, वो जाकर के इनको पहले नमस्कार किया राजा को कि प्रणाम हुजूर का उस राजा ने जवाब तक नहीं दिया, बस पूछ बैठा कि अरे भाई वो हाथी का क्या हाल है? तो बोला कि सर वो जो हाथी कहीं जो है वो जाती होती नहीं है। तो बोले तो राजा थोड़ा सा चिढ़ गया कि भाई ये क्या बोल रहे हो, अब साफ बोलो। क्या सब जब वो एक ही स्थान पर बैठी रहती है, तो कहीं कि ये पहेलियां क्या बुझा रहे हो, आगे बोलो। क्या सब जो है वो खाती पीती नहीं है, क्या कि ये क्या घुमा करके बोलो, साफ बोलो। तो फिर वो यानी युवक बोला कि सब वो सांस भी नहीं कि वो हाथी सांस भी नहीं लेती है। तब वो चिल्ला बैठा, तब चिल्ला कर बोला राजा के तो मर गई क्या? राजा जब उसने कहा कि वो हाथी जो है सांस भी नहीं लेती है, तो वो राजा जो है वो चिल्ला उठा कि मर गई क्या हाथी? क्या है ये चीज हुजूर आप कहिए, हम नहीं कह सकते। हमें बता सकते हैं कि हाथी कहीं जाती नहीं है, वो खाती पीती नहीं है, सांस नहीं लेती है, यहां तक तो हम कहेंगे, लेकिन हाथी मर गया सर ये आपको कहना है। तो वही चीज है
कि जितने बताने वाले हैं सब बताएंगे कि गांधी ऐसे था और उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये किया गया। लेकिन वो और ये सारे कारनामे देश के खिलाफ गद्दारी के हैं, लेकिन उसको गद्दार नहीं कहते। और भारतीय जनता दल पहला ऐसा संगठन है और ये इस बात को महसूस करता है और उसका विश्वास है कि हमारे देश के लोगों को जो असली दुश्मन है इस देश का, उसको जानना जरूरी है। और खास करके तब कि ये इस देश में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शहादत कुर्बानी की भावना को आना जरूरी था। हमारे देश को शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी और शहादत की भावना आना जरूरी था इत्यादि। वहां पर इन ये गद्दारी में इन सब की गद्दारी को छुपा करके इन्हीं को खुदा बना करके रखा गया। तो इसलिए भारतीय जनता दल महसूस करता है कि इनकी जो कारगुजारियां हैं, इनके जो कारनामे हैं झूठ बोलने की और देश के खिलाफ गद्दारी करने की, वो जरूरी है। तो पाकिस्तान की जब घोषणा हुई 1940 में, और जब तक ये 1940 से लेकर के और जब तक ये हमारा देश विभाजित नहीं हो गया, ये बार बार बोलता रहा ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि जो है पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और बल्कि मेरे यानी 2 टुकड़े कर देना, लेकिन मैं पाकिस्तान जो है वो बनने नहीं दूंगा। और इसके संबंध में एक सच्चाई जो है, हालांकि देखिए कुछ और एपिसोडों के द्वारा ये समझाने का प्रयास होगा, हालांकि इससे भी पूरा नहीं होगा। वो तो एक बहुत विशाल स्तर पे, व्यापक स्तर पर देश को बताना जरूरी है कि देश का विभाजन जो है बहुत बड़ी त्रासदी। ऐसा अब समझ लीजिए कि जितने भी युद्ध हुए, विश्व युद्ध हुआ दो अभी हाल में, उसमें जो मरने वालों की संख्या जो है कुछ हजार तक ही सीमित रही, 10,000, 15,000 या 20,000, 30,000। लेकिन ये आज़ादी के नाम पर जो इन सब ने वन फैला है, हमारे सिर्फ भारत के 25 से 30 लाख लोग मरे, और वो भी कोई बाहर का नहीं, आपस में कट मरे हैं। और कौन लोग? जो कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों के खिलाफ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे, और करीब 6,34,000 लोग जो है वो शहीद हुए थे। तो ऐसे लोग जो है आपस में जो है वो कटे मरे। यह इतिहास में इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती, और इसको इन सबों ने नाम दिया आजादी का। और यह भी बाद में बताया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को सरकारी अभिलेख के अनुसार, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था, उसमें भी आजादी की बात ही नहीं थी। नाम जरूर था उसका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन देश को बांट करके भारत और पाकिस्तान को आजाद मुल्क के रूप में नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस के रूप में। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अंतिम शक्ति, अंतिम सत्ता जो है, ये फाइनल अथॉरिटी जो है वो इंग्लैंड की ही रहेगी। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसी रूप में दी गई है। और जो सरकारी अभिलेख जो है भारत में उपलब्ध है, उसमें भी है सत्ता का हस्तांतरण, आजादी नहीं है। तो ये इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताने की जरूरत है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, यानी कितनी असत्य बातें। तो खैर अभी आ जाइए कि उसी समय जो है ये अंग्रेज जो है भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए वो जो आजाद हिंद फौज, देखिए यह भी एक कितनी बड़ी गद्दारी थी इसकी, माने जवाहरलाल नेहरू की, कि उस समय हमारे
25 लाख हमारे सेना थी, जो 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 ब्रिटिश सेना थी, 25 लाख के आसपास। इस गद्दार नेहरू ने 25 लाख को रिड्यूस करके, कम करके 3 लाख कर दिया। और उस 3 लाख के लिए भी यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू एक सुई तक नहीं बनने दिया। और 1962 की लड़ाई में हमारे जवान जो है निहत्थे मारे गए। ये गद्दारी है इसकी। और ये भी खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आजाद हिंद फौज का करीब वो 20 किलो सोना या कुछ ऐसे ही है, ये सब मिल करके ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ये सब मिल करके खा गए। भाई इसके भी एक वो चल रही है कंट्रोवर्सी। तो ये सब चोर भी थे, लुटेरे भी थे। तो ये बातें तो बड़ी छोटी है। देश के खिलाफ जो गद्दारी कर रहे, यह इतिहास में या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा अक्षम्य है। यानी वो माफ नहीं, इसको हमारे आदरणीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम कभी भी इनको माफ नहीं न कर सकती है और न करनी चाहिए। तो जो जिस तरह से मैंने 25 से 30 लाख लोगों को मरवाना, वो स्वार्थ के लिए। और इस पर देखिए, इस पर जो सब पर्दा जो डालते हैं, उसका सबसे बड़ा ये प्रमाण ये है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी सब हुई और इतनी बड़ी त्रासदी के बर्बादी के मंजर पर जो है सत्ता हथियाई इसने जवाहरलाल नेहरू ने। तो बस इसी से जान लीजिए कि इतनी बड़ी त्रासदी का लाभार्थी कौन है? नेहरू है। तो आ जाइए, तो उसमें जो है जो आजाद हिंद फौज के लोगों को बंदी बना करके इसी लाल किले में रखा गया था। और जो है उसमें INA ट्रायल, यानी आजाद हिंद फौज के लोगों पर मुकदमा वो चला रहे थे अंग्रेज, सिर्फ इसलिए भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए। वो जब देख रहे थे कि पूरा देश जो है हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज पर इतना यकीन करता है, इतना विश्वास करता है, इतना यानी जो देशभक्ति उनके प्रति भक्ति दिखाता है, तो लो हम जो है इसी पर वो मुकदमा चलाएंगे और भारतीयों का मनोबल तोड़ेंगे कि देखो, यानी जो है इन्हीं को हम जो है वो देशद्रोही वो साबित करेंगे। तो भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए कि भाई जिसको तुम हीरो मानते हो, हम जो है उसी को सजा दिलाएंगे। तो इसी इरादे से आजाद हिंद के सैनिकों के ऊपर वो मुकदमा जो है इसी लाल किले में चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो उस आजाद हिंद फौज में हमारे ये तीनों आस्थाओं के प्रमुख, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी तबके से, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, यानी तीनों तबके से जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो सेना उपाध्यक्ष थे, तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे हमारे PK सहगल, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे हमारे शाहनवाज साहब, और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे वो गुरदयाल सिंह ढिल्लन थे। तो जब इनके ऊपर भी जो है मुकदमे चलने की बात थी, तो काफी इसका विरोध और भारत में काफी एकता दौड़ गई थी। तो एकता की लहर, तो इस स्थिति को देखते हुए
उस कांग्रेस में एक नेत्री थी या नेता थी अरुणा आसिफ अली। इसको जानना बहुत जरूरी है। ये घटना उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की यानी झूठ वाली उसकी प्रवृत्ति को बिल्कुल जो है वो बेनकाब करती है, साफ साफ। तो जब इस तरह की देश में मैंने हिंदुओं की ओर से भी, हमारे यानी मुस्लिम की ओर से भी, हमारे सिख की ओर से भी एकता, यानी एकता पूरे देश में उसका भाव जग गया था और एकता की लहर दौड़ गई थी। तो कांग्रेस की जो कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि भाई आइए इस एकता का हम लोग लाभ उठाएं और देश बटे न, देश का विभाजन न हो, इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए अभियान छेड़ें, आंदोलन चलाएं, धरने पर बैठे, इत्यादि करें। इस तरह की इनकी चिट्ठी जो है वो अरुणा आसिफ अली ने इसको लिखा मोहनदास करमचंद गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी का पाखंड देखिए। वो जवाब में कह रहा है कि यह कोई हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है, यह तो हिंदू और मुसलमान लोग दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। वो अंग्रेजी में उसने कहा कि दिस इज नॉट एन यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर ज्वाइनिंग देयर हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। देखिए इसकी बहानेबाजी देखिए, कितना झूठ बोलता है ये मोहनदास करमचंद गांधी या गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, वो कितना झूठ बोलता है। फिर उसके जवाब में अरुणा आसिफ अली ने इसे झूठे और मक्कार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी को लिखा कि ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो है पहले जो है दीवारों पर ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन इनमें एकता यहीं से शुरू होती है। लेकिन इसके बाद वो जवाब नहीं दिया। तो जब एकता थी उसका इस्तेमाल करना था देश विभाजन के खतरे को टालने के लिए, तो ये अरुणा आसिफ अली के पत्रों का जवाब नहीं दिया। और सन 40 से कई सैकड़ों बार इसने कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मेरी लाश पर बनेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इस विभाजन का ठिकरा ये जो जेएनपीसी के लोग जो है अब ये बेचैन है कि किसके ऊपर अब तो हो गया। अब तो जब ये तथ्य आ रहा है कि इसी कांग्रेस ने देश बांटने का जो प्रस्ताव जो है अपने कार्य समिति से भी और अपनी उसकी जो जनरल असेंबली थी, जो उसकी महासभा थी, दोनों से पारित हुआ है। यह देश के लोगों को जानना जरूरी है कि देश बांटने का प्रस्ताव इस कांग्रेस ने अपनी कार्य, देखिए दो समितियां होती हैं, एक कार्य समिति, एक जो है वो महासमिति। तो महासमिति जो है की शक्तियां जो है वो कार्य समिति से ज्यादा होती हैं। तो कांग्रेस की जो है कार्य समिति और कांग्रेस की महासमिति के द्वारा ये जो है वो यानी देश बांटने का प्रस्ताव जो वो पास किया हुआ है। तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि इस कांग्रेस ने ही जो है इस देश को बांटा है, वो भी सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। अब ये उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इसी ने, कांग्रेस ने ही जो है देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है अपनी कार्य समिति और अपनी महासमिति के द्वारा, तो फिर इसका इल्जाम जो है यह दूसरे के मत्थे पर या जिन्ना साहब के मत्थे पर कैसे मर सकता है, ये कैसे मर सकती है कांग्रेस जो है। इस तथ्य को पूरे देश को जानना जरूरी है। और कैसे अब आ जाए, कैसे ये बेवकूफ ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
वो जिन्ना जिन्ना कह रहा है। और इसको ये जो जिन्ना की बात उठाए जो चुनाव के समय में ये अखिलेश, उसको भी जानना चाहिए कि देश को बांटा इसी कांग्रेस ने। और आगे भी बताया जाएगा कि ये मुलायम सिंह जो है 2012 में जब ये मुख्यमंत्री बन गया था अखिलेश जो है, तो मतलब कि मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के एक ही दिन बाद शायद एक इंटरव्यू में बोला था, एक इंटरव्यू में या एक साक्षात्कार में मुलायम सिंह ने बोला था कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी और सबसे वो भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस जब मुलायम सिंह के शब्दों में जब सबसे लुटेरी भ्रष्ट पार्टी है, तो उसी कांग्रेस के साथ, उसी जेएनपीसी के साथ ये अखिलेश जो है क्यों सटते हैं? क्यों 2000 जो है वो 12 में जो है 7% नहीं 2017 में यानी ये दोनों मिल गए थे, गद्दार राहुल भी और ये अखिलेश। उत्तर प्रदेश को 7% है, जिसके विषय में उसके पिताजी हम मुलायम सिंह ने बोल रखा था कि यह कांग्रेस जो है सबसे भ्रष्ट है, बोला था। तो इन समूह के झूठ को पर्दाफाश करना जरूरी है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि इनकी किसी भी झूठ पर ध्यान मत दीजिए। इनको नष्ट में नाबूद करना है भारतीयता के आधार पर एक होकर के। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।